जय हिंद प्यारे साथियों। दंडकारण्य आपके लिए नाम नया हो सकता है, लेकिन यह नाम बहुत पुराना है। रामायण में इस नाम की चर्चा की गई है। भगवान श्री राम जी इसी रास्ते से होते हुए लंका पहुंचे थे। दंडकारण्य है क्या? ये एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत घने घने आपको जंगल देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत सारी ट्राइब्स यहाँ पर रहती हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर जिसका नाम है DPVP। उसके अध्यक्ष हैं जिनका नाम है जयराम पांगी, जो कि पूर्व सांसद भी हैं। इन्होंने डिमांड की है कि हम इसे भारत का एक अलग राज्य, यानी कि ये भारत का 29वां राज्य बनेगा। दोस्तों, ये भारत का वो भी एरिया है जहां आज भी नक्सल एरिया है। ये आज भी आपको पता होगा कि भारत सरकार का टारगेट था कि हम 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त घोषित कर देंगे, जिसपे सरकार ने कामयाबी भी हासिल की है। लेकिन कुछ हिस्से आज भी ऐसे हैं जो नक्सल मुक्त नहीं हो पाए हैं, जिनमें ये बीजापुर ऐसा एरिया है और बीजापुर यही पड़ता है। अब ये दंडकारण्य क्या भारत का 29वां राज्य बनेगा या नहीं बनेगा, वो तो खैर समय बताएगा, लेकिन इसकी मांग आज की जा रही है। आपके लिए यह शब्द नया हो सकता है, लेकिन दोस्तों इस मुद्दे को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है पवन मोरल और मैं आप सभी का PM डिफेंस स्टडी पर स्वागत करता हूं। क्या 29वां राज्य बनने जा रहा है? आइए दोस्तों, समूह जो मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है DPVP, इसने अलग राज्य की मांग की है। नाम है दंडकारण्य। अब दंडकारण्य, आप ये सोच रहे होंगे कि दंडकारण्य क्षेत्र है कौन सा? दक्षिणी ओडिसी और उत्तरी आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक अलग प्रदेश की वो मांग कर रहे हैं जिसका नाम होगा दंडकारण्य। यानी कि कुछ हिस्से आप दक्षिणी उड़ीसा के मिलाओ और कुछ उत्तरी आंध्र प्रदेश के मिलाओ और हमारे लिए एक अलग राज्य बना दीजिएगा। उन्होंने कहा कि 4 जिले उड़ीसा के होंगे। कौन से? कोरापट, और वो जो मैंने जयराम पांगी जिनका नाम बताया वो कोरापट से ही पूर्व सांसद हैं, DPVP के वो अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने ही इस अलग राज्य की मांग की है साथियों। एक है इनका मलकानगिरी और दूसरा है आपका नवरंगपुर और लास्ट है आपका रायगढ़। ये 4 जिले तो होंगे आपके उड़ीसा के और 2 जिले होंगे आपके आंध्र प्रदेश के, जिनमें पहला होगा अल्लूरी सीतारामा राजू और एक होगा पार्वतीपुरम। यानी कि इन 6 जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही है। ये वो उड़ीसा के आपके सामने 4 जिले हैं जिनको मिला बात की जा रही है कि उड़ीसा के 4 जिले होंगे और आंध्र प्रदेश के 2 ये जिले हैं। इन 6 जिलों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाए जिसका नाम दंडकारण्य होगा। यह डिमांड 2021 में उठी थी और आप अच्छे से जानते हो कि भारत के कई क्षेत्रों में आज भी हमारे भारत में कई बार राज्यों की डिमांड लगातार उठती रहती है। चाहे आप मणिपुर में देख सकते हैं, चाहे आप असम में देख सकते हैं, लेकिन अब एक नई और डिमांड दंडकारण्य कि क्या भारत में एक नया राज्य फिर से बनने जा रहा है, दंडकारण्य। अब जरा इसको थोड़ा और समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह मांग आज से नहीं चल रही दोस्तों, यह मांग 2021 में पहली बार शुरू हुई थी। अब जो इसके अध्यक्ष हैं, देखिए कोरापुट के पूर्व सांसद और DPVP के अध्यक्ष नाम जयराम पांगी, उन्होंने कहा है हमारा क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। यानी कि यहाँ बहुत सारी खान है। लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, मतलब सरकार यहाँ से कर क्या रही है, यहाँ से खदान तो से सामान तो निकाल रही है, लेकिन उसको यहाँ पर डेवलप नहीं कर रही है, उस क्षेत्र को, एरिया को डेवलप नहीं कर रही है। अब वहाँ बहुत सारी जो शेड्यूल ट्राइब रह रही हैं, उन शेड्यूल ट्राइब को जब आप ये जो वहाँ के लोग कहेंगे उनसे कि यार आपके ही क्षेत्र में यहां से बहुत सारी खदान है, यहां से प्रोडक्ट तो निकाला जा रहा है, लेकिन आपके क्षेत्र को डेवलप नहीं किया जा रहा है। अब वो जो शेड्यूल ट्राइब है वो तुरंत नक्सल को ज्वाइन कर लेते हैं, नक्सलवाद को ज्वाइन कर लेते हैं, जो हमारे राज्य के लिए भी नुकसानदायक है, जो हमारे देश के लिए भी नुकसानदायक है साथियों। अब उन्होंने कहा कि हमारा क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है, फिर भी विकास में बहुत पीछे है। मतलब संसाधन तो है लेकिन उनका सही तरीके से हमारे यहां पे उनका डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है। जल्दी हम राष्ट्रपति से मिलेंगे और उनको एक अलग राज्य की गठन की जो हमारी मांग है उसका ज्ञापन भी सौंपेंगे। उन्होंने क्या कहा? एक 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति है, ये 70 साल का बहुत एक्सपीरियंस बंदा है। 70 साल के पांगी जी ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार इन 6 जिलों को, जो मैंने अभी आपको बताया, 4 जिले आपके उड़ीसा के, 2 जिले आंध्र प्रदेश के, इन 6 जिलों में लगभग 60 लाख के आसपास पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार। और इनका जो एरिया, अगर 6 जिलों की बात करता हूं तो एरिया है लगभग 44,000 किलोमीटर के आसपास, 43,491 किलोमीटर एरिया है। जो जिले की अगर बात कर रहा हूं, जो जनसंख्या के मामले में हिमाचल प्रदेश से ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश से ज्यादा है, गोवा से ज्यादा है, सिक्किम से ज्यादा है और आपका मिजोरम से ज्यादा है। यानी कि वर्तमान इन भारत के 4 से 5 राज्यों से जनसंख्या इन 6 जिलों की ज्यादा है। समझ रहे हैं ना आप? इसके बाद साथियों मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, कई सारे लोग होंगे कि सर आपने तो कहा था नक्सलवाद हो चुका है, नक्सलवाद मुक्त हो चुका है भारत। आज भी भारत के सभी क्षेत्रों में, सभी जिलों में नक्सलवाद खत्म हो चुका है। ये भारत सरकार का बहुत बड़ा काम रहा है। लेकिन
एक क्षेत्र आज भी बीजापुर ऐसा है जहां नक्सलवाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा साथियों। अब इस क्षेत्र को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो दंडकारण्य है ये कहां कहां तक फैला हुआ है। अगर मैं दंडकारण्य की बात कर रहा हूं, इधर छत्तीसगढ़, इधर आपका उड़ीसा, इधर आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहां तक ये आपका एरिया फैला हुआ है। अब दोस्तों होता क्या है, देखिए अगर एक राज्य की पुलिस है वो दूसरे राज्य में अगर जाना चाहती है तो पहले उसको परमिशन लेनी पड़ती है। जरा समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाऊं, कोई एक पुलिस वाला है यहां और वो किसी आतंकी के पीछे भाग रहा है या किसी नक्सल के पीछे भाग रहा है, नक्सलवादी है उसके पीछे भाग रहा है, और यहां पे क्या वो इस स्टेट की सीमा पार करके दूसरे में चला जाता है, तो इस पुलिस वाले को पहले परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाकर वो दूसरे स्टेट में घुस पाते हैं। अब लेकिन क्या हो गया, इस एरिया को नक्सलवाद मुक्त घोषित करने के लिए हमारी सरकार ने अब वहां पे सीआरपीएफ को भेज दिया है। अब सीआरपीएफ आप सभी जानते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है। इसके लिए तो क्या यूपी, क्या एमपी, क्या बिहार, क्या राजस्थान, क्या हरियाणा, क्या पंजाब, कहीं भी जा सकते हैं, और वहां कोबरा कमांडो को लगा दिया है। हमारे भारत को जल्द ही पूरे भारत को नक्सल मुक्त घोषित किया जाएगा। अभी एक दो एरिया बचा हुआ है, जैसे मैंने बताया बीजापुर, अब शायद हमारी सीआरपीएफ के जवान और हमारे कोबरा कमांडो इसको बहुत जल्दी नक्सल मुक्त घोषित कर देंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि दंडकारण्य नाम आपके लिए पुराना हो सकता है, लेकिन यह नाम पुराना नहीं है। रामायण में भी इसका जिक्र किया गया साथियों। भगवान राम जी यहाँ, भगवान राम, सीता माँ और आपके लक्ष्मण जी यहाँ कई दिन रुके थे जब उन्होंने 14 वर्ष का वनवास लिया था, और 14 वर्ष के वनवास के दौरान जब यहां से वो सीता माँ को आपको जानकारी होगी कि रावण उठाकर लेकर गया था, तो राम जी उन्हें ढूंढते ढूंढते इसी रास्ते से ही बाद में लंका पहुंचे थे। ये एरिया बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा घने घने जंगल, बहुत छोटे छोटे नए नए पक्षी आपको वहां देखने के लिए मिल जाएंगे। अलग अलग तरीके के वहां पे शेड्यूल है। ये अगर मैं कुछ शेड्यूल कास्ट की बात कर शेड्यूल ट्राइब की बात करता हूं, अगर जनजाति की बात करूं तो सबसे बड़ी गोंड जनजाति यहां पर है, मारिया जनजाति यहां पर है, मूरिया जनजाति यहां पर है, कोपा जनजाति यहां पर है, हलबा जनजाति यहां पर है। ये जनजातियों की अगर बात करता हूं, ये वही लोग हैं जो आज भी इनका कल्चर, इनका पहनावा, इनका बात करने का तरीका, ये सब कुछ अलग है। इन लोगों को जब ये बताया जाएगा कि आपके यहां पर संसाधन तो है, लेकिन उनका वहां से जो प्रोडक्ट निकाला जा रहा है, उसका जो पैसा आता है वो उस पैसे से आपके क्षेत्र को डेवलप नहीं किया जा रहा, तो ऐसी स्थिति में ये लोग क्या कर लेते हैं, ये नक्सलवाद को ज्वाइन कर लेते हैं, जो हमारे उस राज्य के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा एक खतरा हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। दोस्तों यहां पर इतनी ज्यादा खदान है, अगर मैं बात करूं यहां से बहुत अधिक मात्रा में कोयला निकाला जाता है, बहुत ज्यादा, बहुत सारे मिनरल्स यहां से निकलते हैं, लेकिन उससे जो इनकम होती है उसका अगर कुछ परसेंट हिस्सा भी यहां पर लगा दिया गया होता तो इन लोगों का भी डेवलपमेंट होता, इस राज्य का भी डेवलपमेंट होता, हो सकता है फिर इस क्षेत्र की मांग ही ना की गई होती। मतलब गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है, गलती कहीं ना कहीं सरकार की भी है। अगर सरकार ने इस पर ध्यान दिया गया होता तो शायद आज दंडकारण्य जो कि इतना प्राचीन नाम है, आज उसकी 29वें राज्य के रूप में मांग ना उठ रही होती साथियों। ये आप लोगों को भी सोचना होगा और आप भी इसमें अपनी राय दे सकते हैं कि क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, या हमारे भारत में 29वां राज्य दंडकारण्य बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं साथियों। ये जनजातियां हैं वहां जो मैंने अभी आपको बताई है, नए नए तरीके से बच्चों मैंने अभी आपको बता दिया सारी चीजें, इनका कल्चर अलग है, रहन खान पीन सब कुछ इनका अलग है, ये मैं आपको दिखा चुका हूं। अब ये लोग बाद में क्या करते हैं, अगर इनकी बात नहीं मानी जाती है तो ये ज्वाइन कर लेते हैं किसको, नक्सलवाद को, और नक्सलवाद को ज्वाइन करेंगे, या छोटे बच्चे हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, सब ज्वाइन कर लेते हैं। और ये जो नक्सलवाद को ज्वाइन करते हैं ये कहीं ना कहीं अपने अधिकारों की मांग कर रहे होते हैं। अगर इनके अधिकार पूरे नहीं होते हैं, इनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो इनके पास में लास्ट ऑप्शन होता है कि नक्सलवाद को ज्वाइन कर लेते हैं, जो कहीं ना कहीं समाज के लिए खतरा है, जो कहीं ना कहीं उस राज्य के लिए खतरा है, कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए भी खतरा है। आप सोचिए जिस एज में इनको बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, उस एज में साथी अगर यहां बच्चा पहुंचेगा तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है देश के लिए, राज्य के लिए। इसके बाद अब हमारे भाई वहां पर पहुंच चुके हैं। ये वो भाई हैं जब कभी अपने मिशन पर एक बार निकल जाते हैं तो मिशन को पूरा किए बिना नहीं लौटते हैं। ये वो कमांडो हैं जान की परवाह किए बिना देश के लिए 24 घंटे अपनी सेवा में लगे रहते हैं। ये वो कमांडो हैं, एक बार अगर किसी मिशन पर निकल गए तो मिशन को पूरा करने के बाद ही वापस लौटते हैं। ब्लैक कैट कमांडो की अगर मैं बात करूं, कोबरा कमांडो की अगर मैं बात करूं, और इन सीआरपीएफ के जवानों की बात करूं, अगर मुद्दे पर आ जाए, जान जाए तो जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। वही मेरी इन सीआरपीएफ के कमांडो की बात है। अगर एक बार सोच लिया कि ये काम आज पूरा करना है तो खत्म करके ही वहां से उसको लौटते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि 2013 का ये डेटा है, क्योंकि 2014 में सरकार चेंज हुई थी। 2013 में हमारे भारत में लगभग 182 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जो नक्सल एरिया वाले थे, मतलब जहां पर नक्सलवाद था। लेकिन अगर मैं आज की बात कर रहा हूं, यानी कि 2026 की बात कर रहा हूं, तो हमारे भारत में 2 डिस्ट्रिक्ट आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे, एक बीजापुर और एक सुकमा, जहां आज भी नक्सल
नक्सलवाद बचा हुआ है, वरना आज पूरे भारत से नक्सलवाद खत्म कर दिया गया है। इसमें भारत सरकार बधाई की पात्र है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारे भारत में दंडकारण्य एक नया स्टेट बनेगा या नहीं बनेगा? आप मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं। क्या एक सांसद की मांग को सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा? ये जो शेड्यूल ट्राइब अपने यहां पे डिमांड रख रही है, उनकी बातों को सरकार सुनती है या नहीं सुनती है, वो एक वक्त बताएगा। लेकिन आप अपना कमेंट करके अपनी बात जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।